डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल माल रोड ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬੇਹੱਦ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल विखे मोतिया, ग्लूकोमा, स्क्विंट, VR सर्जरी, लेसिक लेजर, आई ट्रॉमा, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक आई क्लिनिक ते होर कई बीमारियां दा सफल इलाज किया जाता है। इत्थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की टीम है जो मिल के काम करती है ते इस हॉस्पिटल नूं दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की वाल नूं लिजा रही है। साडी टीम ने इत्थों दे डॉक्टर्स दे नाल गलबात की जिन्हां ने सानू डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल दीयां विशेषतावां बारे दस्सिया। साडी टीम नाल गलबात करदिआं डॉक्टर्स ने दस्सिया कि वो डॉक्टर दलजीत सिंह जी दे राह ते चल रहे ने ते मरीज़ां दी बढ़ चढ़ के सेवा करन दे इच्छुक ने। आओ चलते हैं डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल अमृतसर। दर्शकों, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण वर्मा जी के साथ, जिनकी लंबी एसोसिएशन थी डॉक्टर दलजीत जी के साथ, और अभी भी ये जो हॉस्पिटल है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और जैसे हमने देखा कि डॉक्टर साहब के बेटे आए और उन्होंने वही सम्मान जो अपने पापा को देते थे वही सम्मान देकर बोला कि नहीं, पहले डॉक्टर वर्मा की आप बाइट करो। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसने आज लाखों आदमियों की और औरतों की जो है निगाह को एक नई ज़िंदगी दी है और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब का स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर दलजीत सिंह के साथ मेरा एसोसिएशन 1973 से है। मैं उनके अंडर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद 1978-79 में मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर ली थी और प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करके मैंने सामने निर्मल स्वामी हॉस्पिटल स्टार्ट किया, चलाया। फिर मैं अपने क्लिनिक्स में बिजी हो गया। डॉक्टर साहब फिर 1985 में उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और उसके बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए। हम दोनों ने फिर मिलके शेरावाला गेट पे डॉक्टर दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल जून 10 1985 को शुरू किया था। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हम दोनों का एसोसिएशन तब से ही है। बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना पड़ गया था, वापस 93 में वापस आ गया। उसके बाद तब से लेके अब तक मैं यहीं पे हूँ, उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ ही हूँ अब भी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस समय का और इस समय का, जब आप लोग आंखें देखकर उसको जज करते थे, आज इतनी एसोसिएटेड मशीनरी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये तो सोने में सुहागे वाली बात है कि एक तो आपका एक्सपीरियंस इतना बड़े हैं इस दलजीत आई हॉस्पिटल में और एक नई नई असिस्टेड मशीनरी और नए नए डॉक्टर्स। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट आई हॉस्पिटल है जिसमें आप आंखों की कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ और यहाँ से ठीक होकर जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ये सिर्फ मुकम्मल आई हॉस्पिटल ही नहीं है, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, इफ़ नॉट द वर्ल्ड। मैं तो कहूँगा वर्ल्ड लेवल का हमारा ये हॉस्पिटल है जहाँ पे सब सुविधाएं हैं और ऐसे ऐसे हम इलाज भी करते हैं जो परहैप्स किसी और हॉस्पिटल में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है आस्था की। डॉक्टर दलजीत ने भी अपनी ज़िंदगी उस समय पर जब बहुत ज़्यादा परेशानियों का दौर था, पंजाब जो है वो आतंकवाद से घिरा हुआ था, उस समय पर भी ये सेवाएं करते रहे। लोगों की आंखों को इन्होंने छोड़ा नहीं है, बहुत लोगों की सेवा की है अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में अब उनके बच्चे और आप डॉक्टर वर्मा जी जिनका लंबा एसोसिएशन है, यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन बाद में है, पहले डॉक्टर जो भी मरीज़ आता है उसका इलाज है, उसकी सही इन्वेस्टिगेशन है, उसको क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमने सॉल्व करना? देखो जी, मेरे को एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब जब रिटायर हुए थे, जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था यार कि मैं रिटायरमेंट ले ली प्रीमेच्योर। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब क्या करोगे? कहते यार प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा। मैं क्या डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस करनी तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंदी नहीं, तुसी कितना करोगे? कहता ताई तो तेरे को आया। मैं क्या जी मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ही चेला है, मैनू भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी आती। सो तब से लेके अब तक ना उन्होंने कमर्शलाइज़ किया, ना उन्होंने शिक्षा हमें दी, ना उन्होंने कभी
आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हमारे हॉस्पिटल की पब्लिसिटीज़ होती हो या वो PRO या व्हाटएवर के जो सिस्टम्स है, ना उनके ज़माने में थी, ना उन्होंने हमें सिखाई, ना हम लोगों ने सीखी, ना उनके परिवार में, ना उनके जो चेले से कह लो या स्टूडेंट्स हैं, हम किसी को ये कमर्शलाइज वाला एंगल पता ही नहीं है। हम फीस जो है, फीस एंड एवरीथिंग बहुत हमने नॉमिनल रखा हुआ है। पेशेंट्स की वेलफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तब भी थी, अब भी है और आगे भी में रहेगी। सर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस ये हॉस्पिटल आज जो भी नई मशीनरी आती है, जो भी वर्ल्ड में नई नई इन्वेंशंस होती हैं, वो मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल होती है, लेकिन पेशेंट्स का जेब का ध्यान रखा जाता है। गरीब लोगों के लिए उसमें भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन होती है वो यहाँ पर होती है। और आप सभी लोग जो है एक आस्था के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और भगवान का नाम लेकर कि हमने पेशेंट्स की सेवा करनी है, ये सेवा का केंद्र है। डॉक्टर दलजीत की अब याद है, उन यादों में वर्मा जी आप और उनके बच्चे हैं जो उनको श्रद्धांजलि एक तरह की दे रहे हैं कि जो भी यहाँ से आए अच्छे तरीके से जाए और वो मन में एक जो भावना लेकर आता है कि हम डॉक्टर दलजीत के पास जा रहे हैं, उसको यही लगे कि अभी भी डॉक्टर दलजीत के पास ही हम। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब तो मेरे पास ही बैठे हैं, मैंने उनकी तस्वीर अपने साथ ही लगाई हुई है। और जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर दलजीत सिंह के साथ हूँ, तो कई लोग हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर दलजीत सिंह के साथ। मैं कहा जी, वो फिज़िकली हो ना हो, उनकी शिक्षा, उनकी प्रेजेंस हम सब के, सारे हॉस्पिटल के, उनके परिवार, सारे हॉस्पिटल के स्टाफ, सब में डॉक्टर साहब समाये हुए हैं। ही इज़ देयर विद अस। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद राजीव जी के साथ, जो इस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो मिल रही हैं, और आप किस फील्ड से हैं और कैसे आप यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली मैं मेडिकल रेटिना के पेशेंट्स को देखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं, हाइपरटेंशन के होते हैं, तो उनके पर्दे पे भी इन सिस्टमिक डिजीज़ के इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। तो बेसिकली पेशेंट के फंडस को देख के और आगे जो एवेल्यूएट करना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो हम लोग लेज़र या इंजेक्शन वगैरह वो हम लोग लगाते हैं। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे जो डॉक्टर इंदू हैं उनके पास हम लोग पेशेंट को फिर रेफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो एक सेवा का केंद्र है और जिस पर जैसे आपको भी गाइड किया जाता है डॉक्टर साहब के साथ कि हमने यहाँ सेवा करनी है, और इस हॉस्पिटल में एक भाव जो सेवा का वो हमेशा रहता है, क्योंकि डॉक्टर दलजीत ने हमेशा सेवा की थी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग अपनी पूरी कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट के हक़ में जो बेहतर हो वो उसको एडवाइस दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट अगर आया है तो अगर उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर लगता है कि उसका सिर्फ ड्रॉप से काम चल जाना है तो हम ड्रॉप से काम चलाएंगे। अननेसेसरीली हम लोग कोई सर्जरी या कोई इन्वेस्टिगेशन कभी पेशेंट पे इम्पोज नहीं करते हैं। कैटरैक्ट पेशेंट को है, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चश्मे के साथ विजन क्लियर है, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, वेट एंड वॉच कर सकते हो। ऐसे बहुत से पेशेंट्स, आज ही 2 पेशेंट लखनऊ साइड के आए थे कि डॉक्टर साहब वहाँ पे तो किसी ने बोल दिया कि हमें ऑपरेशन करवाना है, बट हमें दिक्कत नहीं, आप बताओ ज़रूरत है कि नहीं। तो हम लोगों ने उसका एग्जामिन किया उसको स्लिट लैम्प पे। हमने बताया कि भाई अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, आप अगर चाहते हो रुकना तो रुक भी सकते हो, कोई इतना इमरजेंसी नहीं है। तो जो पेशेंट के हक़ में बेटर राय होती है, बेटर ओपिनियन होता है, वो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। कभी कोई सर्जरी या इन्वेस्टिगेशन कभी इम्पोज नहीं करते पेशेंट के ऊपर। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो है और बच्चे आजकल ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, हम लोग भी मोबाइलों पर ज़्यादा रहते हैं, और ड्राई आई जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है एपिडेमिक ही बन चुका है, क्योंकि हर तीसरा चौथा बंदा जो ड्राई आई से ग्रस्त हो रहा है। क्या करना चाहिए? क्या हमें वही पानी के छिट्टे, वही हमें पुरानी जो चीज़ें हैं वही करनी चाहिए, या हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर से तो विज़िट करके उसके साथ जो सलाह लेनी चाहिए? देखिए, ड्राई आई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त बन चुकी है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एरा। जब लॉकडाउन हो चुके थे तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। हम लोग पहले बच्चों को मना करते थे मोबाइल मत यूज़ किया करो, मत यूज़ किया करो, बट कोविड लॉकडाउन के दौरान सारी टीचिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी थी, तो बच्चों को बोलना पड़ता था, लो बेटा मोबाइल और क्लास अटेंड करो। हम लोग भी उस वक्त काफ़ी मजबूर थे कि कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि जब वो बच्चे स्कूलों में गए तब बल्क में बच्चे आना शुरू हुए हमारे पास कि टीचर ने बताया बच्चे को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, बच्चे को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। सारे पेशेंट को, मैक्सिमम बच्चों को चश्मे की रिक्वायरमेंट लगाने लगी है।
तो जो बच्चे ज़्यादा चश्मे का ज़्यादा नियर वर्क करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर उससे दो चीज़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन हो रही है। एक तो ड्राइनेस की हो रही है, क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी आईलिड्स को ब्लिंक भी कर रहा हूँ साथ में, और ये जो रेट होता है ना 15 to 20 पर मिनट होता है। बट अगर मैं ही मोबाइल देख रहा हूँ तो ये रेट ब्लिंकिंग का जो है ना ये 4 to 5 पर मिनट हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे आइज़ के ऊपर एक्वस की लेयर है वो इवेपोरेट होने लगती है, तो उस वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस होती है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इंदु सिंह जी के साथ, एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है इस हॉस्पिटल में, और अपने फादर इन ला के जो पाइप पूर्ण हैं उन्हीं के ऊपर चल कर ही ये हॉस्पिटल सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये कंप्लीट एक हॉस्पिटल है आइज़ का, कि बंदा जब आता है तो उसको कोई भी आइज़ की प्रॉब्लम हो तो अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट्स हैं, अलग अलग तरह की मशीनरी है, और ये हॉस्पिटल जब वो यहाँ आता है तो उनको ये लगता है कि नहीं यहाँ डॉक्टर दलजीत प्रेजेंट हैं, उनको वही फीलिंग आती है। और वैसा ही अगर हम बात कर लें तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है लोगों की पॉकेट्स का भी। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहूँगी जी कि पिछले 37 ईयर्स से यही काम कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों को खुशी दे सकें। लोग जो बीमारियों से इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ एटलीस्ट इस तरह से हम ठीक कर सकें कि देख सकें वो अच्छा। सो काफ़ी देर से यही काम कर रहे हैं, और डॉक्टर दलजीत सिंह तो हैं ना आसपास, सारी उम्र उन्होंने मरीज़ों के लिए लगा दी। सो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है, वो तो यही हैं, हमारे आसपास ही हैं। अभी भी हम सबको प्रेरणा वही दे रहे हैं, उनकी वजह से ही हम लोग, जैसे वो पेशेंट्स का ध्यान रखते थे, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पेशेंट्स को कुछ खुशियाँ दे सकें, कुछ उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जिसमें हर तरह के टेस्ट, हर तरह की मशीनरी, और आप डॉक्टर्स जो टीम है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और वर्ल्ड क्लास मशीनरी, लेकिन वर्ल्ड क्लास मशीनरी होने के बावजूद भी यहाँ के जो टेस्ट है, यहाँ के जो चार्जेस हैं, वो बंदा चंडीगढ़ जाता है, बंदा और बड़े बड़े शहरों में जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब उनको बड़ा ईज़ महसूस होता है, क्योंकि हमेशा इस हॉस्पिटल ने कमर्शियलाइजेशन नहीं बल्कि सेवा का जो भाव है वो भी साथ में रखा हुआ है। देखिए, हम लोग ने जब शुरू किया था हॉस्पिटल, मैं 85 की बात कर रही हूँ, 1985 में ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था, तभी से मन में बस एक ही बात थी कि हम एज डॉक्टर्स, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, हम लोग सिर्फ डॉक्टर्स हैं और हमें डॉक्टर ही रहना है। बिज़नेस करना होता, पैसे ही कमाने होते तो और बहुत से रास्ते हैं पैसे कमाने के, बिज़नेस करते, फिर डॉक्टरी में अगर आए हैं तो फिर पैसे कमाने वाली बात तो हमने कभी सोची भी नहीं है। बहुत से मरीज़ हैं, अभी आपके आने से पहले जिसको देख रही थी, 2 पेशेंट्स, उन दोनों का टोटल फ्री ऑपरेशन किया गया, वो भी पर्दे का ऑपरेशन। पर्दे के ऑपरेशन काफ़ी महंगे होते हैं, मगर उन दोनों का फ्री किया गया। दोनों की एक एक आँख थी, अगर कोई एक आँख वाला पेशेंट आता है तो उसको तो हम सोचते भी नहीं उसके पास पैसे हैं कि नहीं। अगर मेरे हिसाब से डॉक्टर्स डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, सारे डॉक्टर्स, मेरे को नहीं लगता ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है उसमें शायद बिज़नेस के बारे में सोचा जाता है, मगर जो हमारे टाइम के जो डॉक्टर्स, पुराने डॉक्टर्स बैठे हैं, वो तो डॉक्टरी को कभी बिज़नेस नहीं सोचते। हम लोग तो, हमारे मन में तो यही होता है कि जो यहाँ आए, और वैसे भी हम लोग अगर आसपास सारे लोग सुखी हैं, अगर सारे लोग खुश हैं तो हम लोग खुश रह सकते हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा इनाम ही यही है कि मरीज़ की आंखें बन जाएं, मरीज़ खुश होके आए। और क्या चाहिए हमें? पैसा 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर किसी के लिए बहुत है तो बहुत है, नहीं बहुत तो चाहे जितना मर्जी करोड़ों में किसी के पास पैसा हो, एनफ तो कभी भी नहीं होता। सो इसका क्या फ़ायदा? खाना तो वही है ना, टाइम तो उतना की है हर किसी के पास, और अल्टीमेटली जो जिसका जन्म हो उसने जाना है।
सो काम करके जाएं, खुशियाँ दे के जाएं, और क्या चाहिए। अभी हमें डॉक्टर के भल्ला जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो एक आस्था का केंद्र है उन लोगों के लिए, चाहे वो पंजाब में बैठे हैं, चाहे वो राजस्थान में बैठे हैं, चाहे हरियाणा में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, दूर दूर से पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर दलजीत ने जो सेवाएं की थी अपनी, वो ऐसी सेवाएं थी जिसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। लोगों के मन में वो श्रद्धा उनके प्रति, और वही जो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे फ्री पेशेंट का इलाज हो रहा है, और यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन नहीं बल्कि सेवा के भाव से, और आप सभी टीम वाले जुड़े हुए हो। डॉक्टर भल्ला, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। ये यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाब, हरियाणा या हिमाचल से ही पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ से ज़्यादातर हैं। बाकी कभी कभी थोड़े पेशेंट्स को तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह से भी आते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वी डू गेट पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, पाकिस्तान से अब कुछ देर से नहीं आ रहे, वो तो गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस वहाँ की थी। अदरवाइज वी गेट क्वाइट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। तो ये तो ऐसे है ना, कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। दिस थिंग स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। एक पेशेंट जाता है तो वो दूसरों को बताता है। तो यही प्रोसेस, हाँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद हिज हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, डॉक्टर साहब ने बड़ी रिच ट्रेडिशन जो सेट की है, वो हम लोगों के लिए कैरी ऑन करनी, इट्स नॉट ईजी, बट वी आर डूइंग इट हैप्पीली। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਰੱਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਮ ਫੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 1 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵਿਧੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ OPD ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੋਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਕਾਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਕੁਰਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਓ, ਮਲਾਈ ਖਾਓ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪੀਓ, ਨਿੰਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਪੀਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਰਗਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਸਰਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾਲੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓਗੇ, ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ
ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, वो छोटा सा बूटा जो फादर इन लॉ ने लगाया था आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके सेवा का पुंज बन के सेवा कर रहा है, और वही वाइब्रेशंस, वही माइंड सेटअप, उसी तरह से इस हॉस्पिटल में सेवाएं हो रही हैं। उस समय पर मशीनरी की कमी होती थी, इतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं होती थी, लेकिन आजकल मशीनरी असिस्टेंट्स भी है साथ में। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है दलजीत आई हॉस्पिटल एक आस्था का केंद्र बना हुआ लोगों के लिए, हम पंजाब हिंदुस्तान की बात करें सारे वर्ल्ड में जो है ये हॉस्पिटल मशहूर है, और जब भी बात आती है तो लोगों को खुशी होती है इस बात की कि अच्छा डॉक्टर दलजीत, मैंने अपने दादी का ऑपरेशन कराया, मैंने अपने मम्मा का ऑपरेशन कराया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्या कहना चाहेंगे? यही कि डॉक्टर साहब ने सही ट्रीटमेंट करने की गाइडेंस दी है कि हमेशा पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उसका क्या बेनिफिट है, ये ना देखो कि हॉस्पिटल का क्या बेनिफिट है। सो ये संस्कार उन्होंने दिए, हम उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, आप अपने बारे में बताएं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लैसिक एंड कैटरैक्ट। डॉक्टर साहब, कैसे ये केसेस हैं, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की और अब कितना केसेस का फ़र्क आ रहा है कि उस समय पर ये सर्जरीज कितनी थी और अब कितना है? एक्चुअली शुरू में लेज़र बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल में होती थी, क्योंकि इंडिया की फ़र्स्ट लेज़र थी, 91 में आई थी। तो अब धीरे धीरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लेज़र आई, तो पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बट द टाइप ऑफ सर्जरी चेंज हो गई है, तो इनफ वर्क फॉर एवरीवन। जैसे यहाँ स्माइल डिज़ाइनिंग, जो स्माइल का कहते हैं कि स्माइल का एक हम लोग ऑपरेशन करते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं, हम कंट्यूरा विजन करते हैं, लैसिक करते हैं और सरफेस एब्लेशन करते हैं, और ICLs बहुत करते हैं हम। एक्चुअली जिन पेशेंट्स पे लेज़र नहीं करनी चाहिए उन पे हम ICLs करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ 30 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਫੇਕਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਭੈਂਗੇਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਸੋ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀਦਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਅਬਾਊਟ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗਲੋ, ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਉਹ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੰਬੀਰੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੰਬੀਰੀ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ।